अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी इस टॉपिक को एंड तक सुन लीजिएगा, यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। मेरी इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर लेक्चर दे रहा हूँ वो है FIR जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और इनके ज़रिए से कानूनी मशीनरी को हरकत में लाया जाता है। FIR जो है वो ज़ाबिता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज होती है और कोई भी शख्स एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड न भी हो वो भी FIR दर्ज कर सकता है, या जिसको कोई इंटरेस्ट न भी हो इंसिडेंट से वो भी FIR दर्ज कर सकता है। इसके लिए मैं आपको केस लॉ वगैरह बता देता हूँ। ये है 90 PCRILJ पेज 148 और 1993 PCRILJ पेज 578। FIR जो है वो कौन से जराइम है जिनके तहत FIR दर्ज होती है। जितनी भी काबिल दस्तअंदाजी जराइम है उनके तहत FIR जो है उनके उस सिलसिले में FIR दर्ज होती है। काबिल दस्तअंदाजी जराइम में जो है वो चोरी, डकैती, जिना, लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा जो है जो शख्स जो है वो FIR दर्ज करता है तो वो ओरली भी दर्ज करवा सकता है, रिटन में भी जो है वो बता सकता है, अपना स्टेटमेंट ओरली भी दे सकता है और रिटन में भी दे सकता है। और ये है कि जो शिकायत कुनिंदा है वो जो है अपने FIR पर जो है वो साइन भी करेगा और उसको रीड भी करवाया जाएगा। तो इस बात के लिए मैं कोई रेफरेंस देता हूँ। ये है PCRILJ पेज 1597 1597। इसके अलावा जो है अगर शिकायत कुनिंदा के जो इंग्रेडिएंट्स है उनके स्टेटमेंट के अगर उससे काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता हो तो SHO जो है वो FIR दर्ज करने से इनकार जो है वो नहीं कर सकता। इस बात की वजाहत की गई है, मेरे पास जजमेंट है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539। इसके अलावा जो है वो है PLD 2005 कराची पेज 621। काबिल दस्तअंदाजी और नाकाबिल दस्तअंदाजी जराइम कौन से क्या मुराद है। मतलब काबिल दस्तअंदाजी जुर्म वो जुर्म होता है जिसमें पुलिस जो है बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, और नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म वो जुर्म होता है जिसमें पुलिस जो है वो बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है क्या ये बात ज़रूरी है कि FIR दर्ज करने से पहले इन्वेस्टिगेशन जो है वो मस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है, FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है वक़ुआ के मुतालिक आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि आप उनका इंसिडेंट के बारे में बताएं, टाइम के बारे में बताएं, डेट के बारे में बताएं, और जो मुलजमान है उनके पास कौन सा असलहा था या जो भी था उनके बारे में आपको बताना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है FIR में जो है मुलजमान का रोल जो है ना वो बताना जो है ज़रूरी होता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है तो आपके पास क्या रेमेडी है। आपके पास रेमेडी ये है कि आप जो है ना मुतल्लिका SP या SSP को जो है ना आप एप्लीकेशन लिखो, TCS के ज़रिए भी आप उनको भेज सकते हो। अगर वो इनकार करे तो आपने जो है किसी वकील के थ्रू जो है 22A और 22B CRPC के तहत जो है किसी जस्टिस पीस के पास आपने या किसी सेशन जज के पास आपने जो है वो पिटीशन जो है ना वो दाखिल करनी है, और वो जो है 22A 22B CRPC जो कि किसी भी सेशन जज का जो है वो पावर भी है, उनकी ड्यूटी भी है, वो डायरेक्शन देगा SHO को कि आप इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो FIR जो है वो दर्ज करें अगर उनके जो स्टेटमेंट है उनके कंटेंट से काबिल दस्तअंदाजी जुर्म जो है वो मतलब सरजद हुआ हो, मतलब उनके कंटेंट से मालूम होता हो कि जुर्म जो है काबिल दस्तअंदाजी जुर्म हुआ है। इसके अलावा जो है आप किसी इलाके मजिस्ट्रेट के पास जो है CRPC के सेक्शन 200 के तहत जो है आप इस्तिगासा भी जो है वो दर्ज कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि क्या मोबाइल के ज़रिए भी जो है आप अपना बयान जो है तो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा सकते हो, लेकिन FIR उस वक्त तक दर्ज नहीं होगी जब तक आपने उनको साइन नहीं किया। और इस बात की वजाहत की गई है वो 1968 PCRILJ पेज 1597 में इस बात की वजाहत की गई है। इसके अलावा जो है अगर FIR जो है काबिल दस्तअंदाजी जुर्म के तफ्तीश के बाद दर्ज किया जाए तो FIR की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है। इसके लिए मैं आपको एक जजमेंट का रेफरेंस दे देता हूँ।
کہ اگر آپ جو ہے ایف آئی آر کو تفتیش کے بعد جو ہے وہ درج کرے تو ان کی جو انٹیگریٹی ہے، ان کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1975 PCRLJ پیج 750 میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں جو ہے مکمل ڈیٹیل لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا ڈیوائس ہوتا ہے، مطلب ایک پیج ہوتا ہے، اس پر اتنی تفصیل سے لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کے لیے میں آپ کو ایک ججمنٹ کا ریفرنس دیتا ہوں، وہ ہے 1997 PCRILJ پیج 348 میں جو ہے نا ان بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو ہے پولیس وہ CRPC کے سیکشن 156 کے تحت جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ اگر ایف آئی آر جو ہے نا کسی نابالغ نے درج کیا ہو تو کیا ایف آئی آر درج ہوگی؟ تو آپ ہاں ایک کوئی نابالغ یا مائنر جو ہے وہ بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک ریفرنس بھی دیتا ہوں، وہ ہے 1999 PCRLJ پیج 694۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا ایف آئی آر درج کروا لیتا ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا۔ بالکل اگر کسی شخص نے جھوٹا ایف آئی آر درج کیا ہو تو اسی شخص کے خلاف جس نے ایف آئی آر درج کیا ہو اور وہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا ایف آئی آر ہے تو PPC کے سیکشن 182 کے تحت اس شخص کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوگی۔ اگر وقوع کے فوراً بعد جو ہے ایف آئی آر درج کیا جائے تو اس کا فائدہ جو ہے آٹومیٹکلی جو کمپلینٹ ہے اس کو ہوتا ہے، اور اس کی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں آپ کو ججمنٹ کا ریفرنس دیتا ہوں 1975 ACMR پیج 442 میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی پبلک سرونٹ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہو اور ان کو اریسٹ کرنا ہو تو ان کے آفس سے، تو اس سلسلے میں جو ہے ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے ایک آن لائن جو ہے ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، اور وہ خیبر پختونخوا میں درج ہوئی تھی، اور لاہور کا ایک شہری تھا اس نے ایبٹ آباد کی پولیس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کی تھی۔ تو آج کے لیے میرا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، تو تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ آپ ہمارے لیکچر کو سنتے رہیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے رہو گے۔ تھینک یو سو مچ۔